Hello guys, welcome to the channel. This is CSNK Jain and welcome to the amendment series. In this video we're going to cover the next topic. हमने last video के अंदर discuss किया था अपने power sector को from chapter number 5. In this video we're going to cover the agricultural sector from chapter number 5 again. Before we begin with the discussion, make sure to like the video and share the video with your friends and colleagues. And if you're new to the channel, a subscribe would be amazing. लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. हम लोग सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट को देख रहे हैं. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें दो तरीके बताए गए. द फर्स्ट वन इज टारगेट कॉस्टिंग एंड द सेकंड वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो लेट्स डिस्कस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फर्स्ट और फिर हम लोग आते हैं टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उनका ये कहना है कि क्योंकि जब हार्वेस्ट होता है तो इतना ज्यादा सप्लाई इंक्रीज हो जाता है एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी कि डिमांड उतना ज्यादा राइज ना हो. सो बिकॉज द सप्लाई इज राइजिंग एंड द डिमांड इज probably stable or rising but not at the same pace as the supply is, तो उसकी वजह से जो हार्वेस्ट हुआ है क्रॉप उसका प्राइस मार्केट का कम होने का चांस रहता है. तो उसकी वजह से फार्मर्स को नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग एक मिनिमम प्राइस सेट करते हैं जिसकी वजह से मार्केट प्राइस कितना भी ज्यादा गिर जाए वो मिनिमम प्राइस फार्मर को पे करना ही होगा. सो दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिलेक्ट करने के कुछ डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसके कल्टीवेशन के लिए, उसके अलावा डिमांड सप्लाई का ट्रेंड किस तरह से हो रहा है. देन कम्स कि कंज्यूमर के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है. इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर हम लोग कितना मार्जिन कवर करने वाले हैं ऑलरेडी ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इस तरह के कुछ डिटर्मिनेंट्स लेकर हमें अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है, राइट. सो ये होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ यूजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यू कुड आल्सो अप्लाई टारगेट कॉस्टिंग. जैसे कि हम लोग टारगेट कॉस्टिंग में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही अपना टारगेट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं. उसमें से हम लोग अपने टारगेट मार्जिन को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने को टारगेट कॉस्ट पता चल जाएगा. बट यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करके रखनी चाहिए विच इज कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर ऑलरेडी एक मार्जिन कवर्ड होता है. बेसिकली 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर कवर्ड होता है. सो दैट इज टू बी नोटेड. उसके बाद हमें दो टूल्स बताए हैं टू मेजर द परफॉर्मेंस. तो पहला है बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो एंड सेकंड इज प्रोडक्टिविटी रेशियो. बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि वैल्यू पे बात कर रहे हैं. सो आपको कितना बेनिफिट रिसीव हो रहा है ओवर कि आपने कितना कॉस्ट इनकर किया है. ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके जो रिटर्न्स है विच इज ग्रॉस रिटर्न डिवाइडेड बाय द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड. सो डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट. तो ग्रॉस रिटर्न अपॉन टोटल कॉस्ट का आपका ये रेशियो हो जाता है बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. इसके अंदर ग्रॉस रिटर्न क्या होता है, इट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ द मेन प्रोड्यूस एंड इसमें आपको ऐड करना होगा वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑल्सो. ये आप भूल नहीं सकते हो. ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा. सेकंड रेशियो इज प्रोडक्टिविटी रेशियो, जहां पर हम लोग अपने एफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी कि कितने एरिया में हम लोग कितना ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पाए. सो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो जाएगा. वो यही होगा कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे अपने प्रोडक्शन को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. सो क्वांटिटी में ले लेंगे अपने प्रोडक्शन को डिवाइडेड बाय द एरिया दैट वी हैव यूज्ड. ओके, सो इट कुड बी इन हेक्टेयर्स मोस्ट प्रोबेबली. तो ये भी रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा. इस तरह से आप लोग अपने कॉस्ट मैनेजमेंट को कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज कॉस्ट स्ट्रक्चर. सो कॉस्ट स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर मार्केट में कैसे हो सकता है, उसके पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए और उससे रिलेटेड की इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है एक फार्मर को. Now, personally, I don't believe कि this topic is very important from your exam perspective. In fact, I think कि बिल्कुल भी important नहीं है, but क्योंकि ये कवर किया गया है और नया ऐड हुआ है तो इसलिए हमें इसको डिस्कस करना ही होगा. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के पहले हम लोग देखते हैं कौन से स्टेप्स हम लोग कल्टीवेशन में करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग क्रॉप सिलेक्शन करने वाले हैं. क्रॉप सिलेक्शन इज नथिंग बट कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो. उसमें से कौन से क्रॉप को आप ग्रो करोगे, इसके लिए आप कौन से पॉइंट्स को देखने वाले हो. सबसे पहले आप देखोगे कि आप क्रॉप ग्रो कर लेते हो तो आपको उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि कितना रिटर्न उसको मिल सकता है. तो उसके प्राइसेस चेक करोगे कंपेयर्ड टू दी अदर क्रॉप्स. उसके अलावा आप देखोगे कि इसको ग्रो करने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या क्लाइमेट रिक्वायर्ड रहेगा, क्या हमारे पास क्वालिटी ऑफ लैंड अवेलेबल है, कितना प्राइस हम लोग पे करने वाले हैं, कितना फर्टिलाइजर लगने वाला है और उसका कॉस्ट कितना लगने वाला है. ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लेते हो.
राइट? और फिर फिजिबिलिटी देखते हो कि कितना अच्छे से हम लोग इस क्रॉप को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं अपने क्रॉप सिलेक्शन वाले पॉइंट में। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट विच इज लैंड प्रिपरेशन। अब आपने अपना क्रॉप सिलेक्ट कर लिया है कि हम अपने लैंड पर यही वाला क्रॉप ग्रो करने वाले, तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको अपने लैंड को प्रिपेयर करना होगा। लैंड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करोगे कि फर्स्ट थिंग आप लोग लैंड का ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बिकॉज जो आपने लास्ट क्रॉप ग्रो किया था वो अलग हो सकता है। तो उसके बाद आपको अपने लैंड को वापस से अपने स्टेबल कंडीशन में लेके आना होगा। उसके लिए आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। उसके अलावा आप उस पर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। उसके अलावा आप लोग लेआउट या फिर डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो लैंड की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्रॉप्स में हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आपने अगर देखा होगा तो जहां पर हम लोग सो करने वाले होते हैं सीड्स को, उसके पास में से एक पतला सा कैनाल निकालते हैं जहां से वाटर फ्लो होता है, राइट? जिसकी वजह से क्रॉप्स को सफिशिएंट वाटर रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है वो उनको मिलता रहे। सो इस तरह से अपने को अपने लैंड का डिजाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस तरह से हम लोग अपना लेआउट फिक्स कर देंगे। सो ये हो गया लैंड प्रिपरेशन। फिर आता है सीड सिलेक्शन। अब हमने लैंड को प्रिपेयर कर लिया, इसमें सीड को सो करना बच गया है, तो उसके लिए हमें सीड परचेज करने पड़ेंगे और सीड मल्टीपल वेराइटीज में अवेलेबल होते हैं। तो क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, प्राइस चेक करना पड़ेगा, उसका यील्ड कितना निकल के आएगा वो चेक करना पड़ेगा, और कितना वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा, क्लाइमेट कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए। ये सारी चीजें देखने पर हम लोग सीड को सिलेक्ट कर लेंगे। सीड सिलेक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि अब अपने को सीड को सो करना है। तो सो करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अपने को लेआउट डिजाइन करना था वो हमने कर लिया। उसके बेसिस पर हम लोग सीड को सो करेंगे। जो सीड्स होंगे उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके अलावा वेदर कंडीशंस क्या चाहिए, कौन से टाइम पर हमें सीड को सो करना चाहिए, और उसके बाद हमें कितना उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें जो सीड सोइंग से रिलेटेड होती है। फिर आता है इरिगेशन, यानी कि कंटिन्यूसली हमें उसको वाटर प्रोवाइड करते रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहना चाहिए, फर्टिलाइजर्स यूज करते रहना चाहिए। सो इस तरह से इरिगेशन के पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। कितनी बार इरिगेशन करना है वो भी आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना। उसके बाद में आता है क्रॉप ग्रोथ। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो कि एक एरिया के अंदर कितने यूनिट्स ऑफ या फिर कितने प्लांट्स हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बेसिस पर फार्मर को ट्राई करना चाहिए कि वो डेंसिटी रिड्यूस कर पाए ताकि प्लांट का ग्रोथ हेल्दी हो। और इसके बाद आता है कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या होता है कंपेयर्ड विद हमारा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है। फिर आता है फर्टिलाइजिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी होता है ये आप ऑलरेडी जानते हो। इसको हमें कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, ये आपके लिए जानने वाली बात है। कौन से टाइप के पेस्ट आपके यहाँ पर अटैक करते हैं, उसके बेसिस पर हमें कौन सा पेस्ट कंट्रोल का इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस यूज करने चाहिए वो भी आपको देखना होगा। और उसके हिसाब से आपको ये चीज इंश्योर कर लेनी होगी कि इससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट नहीं होने चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट इज फाइनली हार्वेस्टिंग। सारी चीजें हो चुकी है, अब हार्वेस्ट करने की बारी आ जाती है। तो कौन से मेथड से आप हार्वेस्ट करने वाले हो, कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हो, कौन से मशीन्स यूज करने वाले हो, उसके अलावा आप लोग हार्वेस्ट करने के बाद कौन सी रेट पर सेल कर सकते हो, मार्केट रेट्स। उसके अलावा आपको स्टोर करना होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज करना होगा। सो दिस कवर्स अप योर स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली हम लोग कल्टीवेशन में ये सारे स्टेप्स को कंसिडर करते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कॉस्ट कौन कौन से लग सकते हैं, दो तरह के कॉस्ट बताए गए। सबसे पहला है पेड आउट कॉस्ट और सेकंड है इम्प्यूटेड कॉस्ट। पेड आउट कॉस्ट वो होता है जो कि हम लोग पे आउट करते हैं एक्चुअल में, ऑलराइट। कुछ सर्विस ली या फिर कुछ इनपुट खरीदा तो उसके लिए हमें कुछ पे आउट करना पड़ा, दैट इज योर पेड आउट कॉस्ट। और इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है जो कि हमारी तरफ से हमारा एफर्ट होता है। बेसिकली मैंने अगर अपने लैंड के ऊपर खुद काम किया तो मेरी मेहनत का जो टाइम लगा है और मेरी जो मेहनत लगी है उसका क्या वैल्यू निकल के आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर इम्प्यूटेड कॉस्ट। उसके अलावा हमारा खुद का लैंड है, अगर उस पर हम लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका इम्प्यूटेड लैंड का रेंट होना चाहिए, वो आता है आपके इम्प्यूटेड कॉस्ट के अंदर। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अपने को पूरा टेबल बताया हुआ है जिसके बेसिस पर हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने काफी सारे कॉस्ट ले लिए यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एक एक करके सारे एग्जांपल्स बताते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कवर किया है कि अगर हम लोग ह्यूमन लेबर को हायर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हमें पे करना पड़ेगा। बुलक लेबर अगर हमने हायर किया तो उसका वैल्यू पे करना पड़ेगा। बुलक लेबर खुद का भी हो सकता है तो उसका एक इम्प्यूटेड वैल्यू हो जाएगा। मशीनरी अगर हमने हायर किया है तो उसका वैल्यू जाएगा, मशीनरी हमारा खुद का है तो इम्प्यूटेड वैल्यू जाएगा। सीड का वैल्यू जाएगा, उसके अलावा मैन्योर का, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, ये सारी चीजों के वैल्यू जाते हैं। इरिगेशन चार्जेस जाता है, उसके अलावा डेप्रीसिएशन हो सकता है हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर, हमारे फार्म बिल्डिंग्स के ऊपर।
फिर आता है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू और टैक्स आप एक जैसा समझ सकते हैं कि हमारा जो लैंड है उसके ऊपर हमको एक टैक्स पे करना पड़ता है। सो लैंड रेवेन्यू, सेस और टैक्स जो है वो सारे हमारे कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। देन कम्स योर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, अगर कुछ रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए ऊपर वालों से रिलेटेड तो वो सारे भी आ जाएंगे। एंड एट लास्ट आपका इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर कि आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऐड क्या हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप लोग अपने लैंड की रेंट को ऐड कर सकते हो, ये भी आपका एक कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने लैंड को लीज पर दिया है तो उसके ऊपर आप रेंट पे कर रहे होगे, सो दिस शुड बी एडेड। हो सकता है कि आपने लैंड को लीज पर नहीं लिया है एंड इट इज योर ओन लैंड, तो उसके ऊपर भी आप रेंट कैलकुलेट करोगे, दिस इज योर इंप्यूटेड वैल्यू, और उसको भी आप लेकर आ जाओगे। हो सकता है पार्ट लैंड आपका खुद का है, पार्ट आपने लीज किया है, तो दोनों चीजें लेके आ जाओगे। उसके अलावा होता है कि आपके कैपिटल एसेट्स आपने यूज किए तो वो आपके खुद के, तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंप्यूटेड वैल्यू है और उसको भी आप कंसिडर कर लेते हो। बट ये फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के अंदर आप लोग लैंड को कंसिडर नहीं करते हो। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका। इसके बाद आप लोग अपने जो फैमिली लेबर आप लोग पुट इन कर रहे हो, अगर आप खुद काम कर रहे हो तो उसका एक इंप्यूटेड वैल्यू है, वो भी आप ऐड करोगे। इसी तरह से आप लोग अगर ह्यूमन लेबर जो हायर कर रहे हो उसके ऊपर कुछ एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस, तो वो आपके अलग से ऐड हो सकता है। और फिर इन सब का आप लोग 10% लेकर अपने मैनेजरियल इनपुट की तरह से भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ कॉस्ट कैलकुलेट होता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग एक इलिस्ट्रेशन करके देखते हैं, उसके बेसिस पर हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इलिस्ट्रेशन के अंदर हमें बताया गया है कि 240 रुपीज का लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता है। अपना लैंड कितना हेक्टेयर्स का है, 1.3 हेक्टेयर्स का। अब हमें बताया गया है कि हम लोग इस साल के अंदर पूरे लैंड को यूज नहीं करते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लैंड पर हमारा शेड बना हुआ है, मोटर वाटर मोटर बना हुआ है और स्टोरेज एरिया बना हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग जो लैंड है उसको यूज करते हैं। सो बताया गया है कि साल के अंदर हमने 2 खरीफ क्रॉप्स ग्रो किए। फर्स्ट वन वाज बाजरा एंड सेकंड वन वाज तूर। बाजरा हम लोग ग्रो करते हैं 0.7 हेक्टेयर्स पर और तूर हम लोग ग्रो करते हैं 0.5 हेक्टेयर्स पर। सो दिस टोटल्स अप टू 1.2 हेक्टेयर्स। ऑलराइट, सो हमने 1.2 हेक्टेयर्स यूज किया खरीफ क्रॉप्स के लिए। उसके अलावा हमने बताया कि हम लोगों ने एक रबी क्रॉप भी ग्रो किया था विच इज ग्रोन ऑन एन एरिया ऑफ 0.8 हेक्टेयर्स। तो इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो मैं आपको बता दूं कि खरीफ क्रॉप्स आर बेसिकली विंटर क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स आर बेसिकली समर क्रॉप्स। यानी कि खरीफ क्रॉप्स हम लोग विंटर्स में ही कर लेते हैं और रबी क्रॉप्स को हम लोग समर्स में ग्रो करते हैं। ऑलराइट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने एक साल के अंदर जब 1.2 हेक्टेयर्स खरीफ क्रॉप्स के लिए ही ग्रो कर लिया तो फिर रबी क्रॉप्स के लिए 0.8 हेक्टेयर्स अलग से कहां से लेके। ऑलराइट, सो 1.2 हेक्टेयर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स वो हो गया था। उसके बाद हमने 0.8 हेक्टेयर्स में यूज किया रबी क्रॉप के लिए। रबी क्रॉप हमने ग्रो किया था वीट। उसके बाद हमने एक समर क्रॉप विच इज ग्राउंड नट्स हमने ग्रो किया है 0.4 हेक्टेयर्स में। सो हमने वापस से 0.8 प्लस 0.4 1.2 हेक्टेयर्स यूज किया इन द समर्स, 1.2 इन विंटर्स एंड 1.2 इन समर्स। टोटल हमने यूज किया 2.4 और 2.4 हेक्टेयर्स यूज करने के लिए हमें 240 रुपीज का लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ा। ऑलराइट, तो हम लोगों को निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ तूर दाल के लिए हम लोग कितना एलोकेट करना चाहते हैं। इट इज वेरी सिंपल, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। 240 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विच वाज द लैंड एरिया यूज्ड फॉर ग्रोइंग तूर दाल। सो इस तरह से आपका निकल के आता है 50 रुपीज। ये होता है आपका क्वेश्चन और इसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर आपको मल्टीपल वेराइटीज ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है एंड यू बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन दिस टेबल। ये टेबल आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। इसके साथ में नोट्स जो दिए हुए हैं वो बेसिक से नोट्स है, आप लोग एक बार सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर निकल के आते हैं इन नोट्स के अंदर वो है कि आपको परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना होगा। ऑलराइट, सो आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो 12.5% पर एनम की रेट से होना है। उसके अलावा आपका जो फिक्स्ड कैपिटल लग रहा है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट, उसके ऊपर आपको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर 10% पर एनम की रेट से चार्ज करना होगा। सो ये अपने को 2% बता रखे हैं। उसके बाद में एक लाइन दिया हुआ है कि जो परसेंटेज है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। ऑलराइट, सो हो सकता है ये चेंज हो जाए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसके बेस पर हम लोग अपना कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो लेट्स मूव टू द आईटी सेक्टर। इसके अंदर हमें सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आईटी क्यों जरूरी होता है, उसके अलावा उसकी वजह से क्या चेंजेस आ गए हैं, ग्लोबल विलेज क्रिएट कर दिया है, कम्युनिकेशन आसान हो गया है, सारी चीजें आसान हो गई है। वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं।
उसके बाद हमें बताया गया है कि इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को, और उसके बेस पर हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। सो कुछ इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए। फीचर्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत जनरल पॉइंट्स है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर में बताया गया है कि दो तरह के मेजर कॉस्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट which covers up more than half of the total expenses in an IT sector industry. उसके बाद आता है fee for technical services which is also a very significant portion of the total cost. तो ये अपने को दो तरह की कॉस्ट बताई गई है which is very important. अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा which is कि employee cost and fee for technical services is inversely proportional. क्यों? क्योंकि employees अगर हमारे पास हैं तो हमें technical services अलग से बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी या फिर कम लेनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास में एम्प्लॉयज कम है जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट कम है तो हमारा फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंक्रीज जाएगा क्योंकि हमें बाहर से सर्विसेज लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया, बट दोनों ही कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक आईटी सेक्टर इंडस्ट्री फर्म के लिए। फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें बताया गया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमें ये बोला गया है कि क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं, सो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ बहुत कम रहने वाली है। ऑलराइट, तो हो सकता है कि हमारा लाइफ साइकिल जो है छोटा है बट प्रोडक्ट एक्सटेंशन पॉसिबल है, प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स लाए जा सकते हैं, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यहाँ पर अपने लिए रेलेवेंस रखता है, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेसिस पर हम लोग अपना कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर विच इज थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जनरली, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो लेबर कॉस्ट को फिक्स्ड मान लेते हैं। राइट, सो लेबर कॉस्ट फिक्स्ड हो गई तो यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने आवर्स अपने पास अवेलेबल है लेबर के, और इसके बेसिस पर थ्रूपुट अकाउंटिंग का यूज हम लोग ले सकते हैं। देन कम्स योर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस तो हर ही जगह पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपने पूरे चेन को एनालाइज करते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू ऐड कर रही है। जो वैल्यू एडिंग नहीं होती है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, वैल्यू एडिंग को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, क्वालिटी भी इंक्रीज होता है। यही कॉमन पॉइंट है जो आप लोग वापस से यहाँ पर दोहरा सकते हो। दिस इज वैल्यू चेन एनालिसिस। आईटी सेक्टर क्योंकि सर्विस रिलेटेड होता है तो यहाँ पर वैल्यू शॉप मॉडल भी इंपॉर्टेंस रखता है। इनफैक्ट वैल्यू शॉप मॉडल वैल्यू चेन एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट विच इज आउटसोर्सिंग एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास एम्प्लॉय कम है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ज्यादा लगने वाली है, तो आपके हो सकता है कि सर्विस अग्रीमेंट्स में आप लोग एंटर किए हुए हो विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनसे आप लोग सर्विसेज रिसीव कर रहे हो या फिर उनसे आप लोग कुछ ना कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो उसके बेसिस पर आपका आउटसोर्सिंग और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंस रख सकता है। इसके हिसाब से भी आप लोग कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में हमें लास्ट बताया गया एबीसी कॉस्टिंग। तो एबीसी कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग अपने कॉस्ट को सही तरह से एलोकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन के अंदर हमें कुछ डेटा दिया हुआ है विच इज कॉस्ट ऑफ स्पेस, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ कूलिंग, कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं और उसका भी हमें कॉस्ट बताया हुआ है। सो इसके बेसिस पर अपने को एलोकेट करना है अपने सर्वर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, और अपने को टोटल का दिया हुआ है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कुछ कॉस्ट बताई हुई है, जैसे कि मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ स्पेस, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ कूलिंग, कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जैसे कि सेटअप एंड कॉन्फ़िगरिंग, फिर आता है सर्विस, फिर आता है डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट फॉर यूजर्स। इसकी टोटल कॉस्ट हमें बताई है, हमारा टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज या यूनिट्स कितना लग रहा है वो बताया हुआ है, और उसके अलावा हमें सर्वर डिपार्टमेंट का भी बताया हुआ है। सो अपने को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके निकालना है कि सर्वर के लिए कितना कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए। सो दैट इज कि हम लोग सर्वर के लिए जितना भी यूज करते हैं, बी इट स्पेस, बी इट एनर्जी, बी इट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, तो उसके बेस पर हम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये आप लोग देख सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। इफ फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ स्पेस इज 60,000 रुपीज, तो हमारा टोटल का दिया हुआ है 20 स्क्वायर मीटर्स और सर्वर का दिया हुआ है 0.4 स्क्वायर मीटर्स, तो आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 1200 रुपीज। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हम लोग सारी चीजों का कर लेंगे और अपना टोटल आ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक एक पॉइंट पे जाकर कैलकुलेशन करें, जैसा एक पॉइंट में कैलकुलेट होता है वैसे ही सारे पॉइंट्स पे कैलकुलेट होता है। हमें टोटल का दिया हुआ है, सर्वर का दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्वर का कॉस्ट निकालना है। दैट इज नथिंग बट इज व्हाट इज गिवन इन योर इलस्ट्रेशन।
सो यहाँ पर अपना अमेंडमेंट सीरीज कंप्लीट होता है। हमने सारे अमेंडमेंट, सारे एडिशंस को कवर कर लिया है। मेक श्योर कि आप लोग सारे अमेंडमेंट्स को अच्छी तरह से कवर कर लें, सारी चीज़ों को ध्यान से देख लें। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज लेफ्ट फ्रॉम माय साइड और इफ देयर इज एनी डाउट दैट यू हैव, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। Alright, thank you so much for watching these videos and watching the entire series. All the best for your exams, and make sure to like the video and share the video with your friends and colleagues. And if you're new to the channel, a subscribe would be amazing. And I'll see you next time.